हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि बीपीएससी का जो जीएस पेपर 1 होता है वो 3 पार्ट में होता है। उसका एक होता है सेक्शन 1 जिसमें हिस्ट्री होता है, फिर होता है सेक्शन 2 जिसमें हमारा आईआर और करंट अफेयर्स होता है, और फिर होता है सेक्शन 3 जिसमें मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो होता है। तो इस क्लास में जो है हम लोग सबसे पहले अपने हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अभी क्वेश्चन जब मैं आप लोग को दिखाऊंगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से बीपीएससी जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है, और केवल थोड़ी सी तैयारी करके, यानी कि कुछ क्वेश्चंस को तैयारी करके आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं। अगर जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो ऑलरेडी आपको पता रहेगा कि बीपीएससी क्या पूछने वाला है, कौन सा सवाल आने वाला है। इतना आसान बीपीएससी का मेंस होता है, ठीक है। मैं अपना इंट्रो ही बता देती हूँ। मैंने 3 बार अभी तक बीपीएससी क्लियर किया है, 65th बीपीएससी, 66th और 67th, एंड आई एम पोस्टेड एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में, हिस्ट्री का भी बहुत पार्ट होता है ना। आप लोग जानते होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में बीपीएससी जो है वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में देखिए मैंने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। इसको एनालाइज करने से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बीपीएससी रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहा है। जैसे 60 से 62 के एग्ज़ाम में, 60 से 62 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बीपीएससी ने पूछा था मौर्य कला पे प्रकाश डाली, यानी कि मौर्यन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। मौर्य कला के बारे में पूछा गया था। उसके बाद 63वीं का जब एग्ज़ाम हुआ, 63rd का, तो उसमें पूछा गया पटना कलाम पेंटिंग शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, यानी कि सेकंड में फिर पटना कलाम पूछा गया। फिर 64th का जब एग्ज़ाम हुआ तो वापस से मौर्य कला पे क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ, ठीक है। तीसरे ही साल में क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर 65th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बीपीएससी ने पाल कला पूछा था। ऐसा नहीं है कि पहले पाल कला नहीं पूछा हुआ है, मैंने तो 60 से 62 से स्टार्ट किया ना। उसके पहले भी एग्ज़ाम हुआ था, 56 से 59 वाला हुआ था, 53 से 55 वाला हुआ था। उसमें भी कभी मौर्य पूछ रहा है, कभी पटना कलाम पूछ रहा है, कभी पाल कला पूछ रहा है। बीपीएससी इन्हीं तीनों में बस घूमता रहता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं आगे 66 में वापस पटना कलाम पूछा है, जो कि 63 में पूछा हुआ था, ठीक है। फिर 67 के एग्ज़ाम में मौर्य कालीन कला पूछा गया, जो कि ऑलरेडी ऊपर 2 बार पूछा जा चुका है। 68 में पटना कलाम चित्रकला पूछा गया है, ठीक है। मतलब यही रिपीट हो रहा है। मगर 68 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। हर बार आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, या तो पटना या मौर्य या पाल, कुछ भी। पर 68वीं में थोड़ा सा चेंज हुआ था, प्रीलिम्स में भी थोड़ा चेंज हुआ था, नेगेटिव मार्किंग ऐड किया गया था। उसी प्रकार से मेंस में भी थोड़ा चेंज लाने का कोशिश किया गया था। तो मेंस में कुछ क्वेश्चन और इंटर किए गए थे, जैसे कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। प्राचीन काल में मंदिरों के विकास, जैसे हम लोग उत्तर भारत का बात कर रहा है तो नागर वास्तुकला पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। हम लोग पढ़े आर्ट एंड कल्चर में, हम लोग पढ़ेंगे नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, बेसरा स्टाइल। मंदिर बनाने के बहुत सारे स्टाइल, बहुत सारी शैलियाँ थी। तो उत्तर भारत में जो शैली था उसके बारे में पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन 68 में ही पूछा गया था, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं के विकास के बारे में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मौर्यास जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उससे ही संबंधित है कि गुफाओं का विकास कैसे हुआ है। फिर 69th में आप देखिए मौर्य कला वापस से पूछा हुआ है। 67th में पूछा ही था, फिर 69th में पूछ दिया। और 69th में फिर पूछा प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र, गुफाओं का विकास, गुफा चित्र पूर्वी भारत का ही। 68 में भी वही सवाल, 69 में भी वही सवाल। तो क्वेश्चन एनालाइज करके आप ये समझ जाएंगे कि बीपीएससी के लिए आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मात्र 3 पेज का 3 नोट्स था, एक मौर्य कला पे, एक पटना कलाम पे और एक पाल कला पे। और पता था कि तीनों में से जो आएगा वो बना लिया जाएगा। तो 65th में पाल पूछा गया, फिर 66 में पटना कलाम और 67 में मौर्य। तो उसी प्रकार से अभी आप लोग को भी तैयारी करना है। अभी हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 68वीं में मंदिरों के विकास और गुफाओं के बारे में पूछा गया है, 69th में भी गुफा के बारे में पूछा गया है। तो आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग को क्या करना है कि एक एक जो टॉपिक बताया जाएगा, हर टॉपिक का एक पन्ना में बस नोट्स बनाना है, केवल एक पेज में।
A4 शीट ले लीजिए और एक साइड में, जैसे मौर्य कला अभी हम पढ़ाएंगे तो मौर्य कला बस एक साइड और दूसरे साइड कुछ और, पटना कला या पाल कला, उस तरह से। बहुत बड़ा मोटा कॉपी नहीं बनाना है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 10-12 पेज में आपका जो है हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग सेक्शन 2 पे चलेंगे। अभी हम लोग देखते हैं अगला। आज हम लोग मौर्य कला स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मौर्य कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पटना कला या फिर पाल कला कर लेंगे और इस तरह से हम लोग का आर्ट एंड कल्चर तुरंत ख़त्म हो जाएगा 2-3 क्लास में ही। तो देखिए आप लोग, आज हम लोग मौर्य कला स्टार्ट कर रहे हैं, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आप लोग भी एक कॉपी लेकर के बैठिए, एक पेज, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी BC में मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो कब विकसित हुआ? वो हुआ था ईसा पूर्व, है ना, 3rd सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, 300 साल पहले ईसा पूर्व में। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जब हम लोग इंट्रो लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन जब आप लिखेंगे एग्जाम में BPSC में, तो आपको 3 पार्ट में लिखना होगा, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो जब हम लोग इंट्रो लिखेंगे तो उसमें ही ये चीज़ डाल देंगे कि 3rd सेंचुरी BC में इसका जो है ये सब डेवलप हुआ, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। मौर्यन कला जो है वो 2 भाग में बांटते हैं, एक है दरबारी कला, कोर्ट आर्ट, और दूसरा है लोक कला यानी कि फोक आर्ट, ठीक है। 2 भाग में बांटा जाता है, दरबारी कला और लोक कला। दरबारी कला मतलब जो राजा महाराजाओं ने जिस चीज़ को बनाया, जिसको जो उस समय के राजा थे, शासक थे, उनका संरक्षण प्राप्त था। और लोक कला मतलब जो लोगों द्वारा, आम जनता द्वारा जो बनाया जा रहा था, यूज़ किया जा रहा था, वो। तो दरबारी कला में हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, पैलेस, पिलर और स्तूपा, महल, स्तंभ और स्तूप, ठीक है। पैलेसेस जो अशोक के महल थे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, ठीक है। उसके बाद पिलर्स आपने सुना ही होगा, सारनाथ का स्तंभ है, और स्तूपा सांची का स्तूप है। और लोक कला में भी हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, केव, गुफा, पॉटरी, मृद भांड, माने मिट्टी के बर्तन। उस समय बर्तन जो है वो मिट्टी के बनाए जाते थे, तो मृद भांड या पॉटरी किस तरह का है। और तीसरा है स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ, उस टाइम की मूर्तियाँ। तो सबसे पहले हम लोग पैलेस देख लेते हैं, महल। देखिए BPSC में डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और एक क्वेश्चन 38 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। पहले तो एकदम निश्चित था कि 38 मार्क्स में ही पूछा जाता था, अब तो है कि थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जैसे 1 नंबर में 5 सवाल 8 नंबर या 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो जब 38 का पूछते थे, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब पूछा जाता था 38 नंबर में, तो हम लोग 5 पेज कम से कम उसमें लिखते थे, ठीक है। 5 पेज में फिर डायग्राम इतने सारे बना देते थे, एक ही क्वेश्चन में 4-4 डायग्राम बना देते थे और लिख भी देते थे बहुत सारा। अभी है कि हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, 38 नंबर में भी पूछा जा सकता है या फिर 8 नंबर में ही पूछा जाता है। लिखना है वही सब चीज़। अगर 8 नंबर में पूछे तो छोटा लिखना है 2 पेज में, 38 में पूछे तो 4 पेज में, पर लिखना है वही सब। और डायग्राम फिर भी बनाना है, छोटा में बनाइए या बड़ा में बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग पैलेस देखते हैं, महल। तो अशोक के जो महल है या चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, उसकी जो रिमेन्स, अवशेष पाए गए हैं, वो पटना के कुम्हरार में पाया गया है, ठीक है। पटना में, अब अगर आप लोग पटना में कोई रहते हैं या जानते हैं तो वहाँ एक कुम्हरार पार्क है, वहाँ पे अभी भी उसके कुछ जो महल के अवशेष हैं वो हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या वहाँ पे है, क्या देखने को मिलता है? तो वहाँ एक वुडन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वुडन स्ट्रक्चर। तो इसका महल वुडन का बना हुआ था, लकड़ी का, पर वहाँ पे एक पिलर रखा हुआ है, बस स्टोन का, इस तरह का एक पिलर है। तो महल जो है वो तो लकड़ी का था, तो वो तो ख़त्म हो गया महल। लकड़ी इतने साल तो रहेगी नहीं, 2,500-3 हज़ार साल। तो बस वो स्टोन पिलर जो था बीच में, वो रखा हुआ है अभी भी। वो अगर आप लोग पटना जाते हैं तो वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ है कि वुडन स्ट्रक्चर माने लकड़ी का बना हुआ था महल। फर्स्ट पॉइंट कि उनके जो महल थे वो लकड़ी के बने हुए थे। 3 स्टोरी बिल्डिंग यानी कि वो लकड़ी का 3 तल्ला का मकान था, 3 तल्ला का उसका बिल्डिंग था, ठीक है, जो अशोक का महल था। 80 फीट टॉल सेंट्रल पिलर, यही अभी आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि 80 फीट लंबा उस समय सेंट्रल बीच में एक पिलर हुआ करता था। तो इसका टूटा हुआ भाग है वहाँ पे रखा हुआ। अभी 80 फीट का वो स्टोन पिलर वहाँ नहीं दिखेगा, टूटा हुआ पिलर जो है वो वहाँ पे अभी भी है, ठीक है, कुम्हरार के पटना में। तो
चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आपको पता होगा कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन विदेशी यात्री जो है वो आए थे, तो वो थे मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जब आए थे तो उन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था इंडिका। तो इंडिका किताब में उन्होंने जो महल था चंद्रगुप्त का उसके बारे में लिखा था कि वह मानव जाति की महानतम कृति है, मतलब ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसान इससे सुंदर चीज़ बना ही नहीं सकता है, इंसान ने बहुत ही महान चीज़ बनाया, उस महल को बनाया है। इस तरह से उन्होंने उसका वर्णन किया था। और वो जो पैलेस था उसको माना जाता है कि वो ईरान में जो अकमेनिड एम्पायर था उससे प्रभावित था, इन्फ्लुएंस्ड बाय अकमेनिड एम्पायर ऑफ ईरान। ठीक है, कि वहाँ से सीख करके इस महल को बनाया गया था। तो महल तो अब बचा नहीं है, बस आप लोग उसके कुछ रिमेन्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पिलर, यानी कि स्तंभ, अशोक स्तंभ। तो अशोक के जो स्तंभ थे वो 4 भाग में बने हुए थे। देखिए, कोई भी पार्ट लिखिएगा जब आप एग्जाम में तो उसके साथ डायग्राम जरूर बनाइएगा, इसलिए मैंने यहाँ डायग्राम बता दिया है, आप इसको उतार सकते हैं, इसी तरीके से डायग्राम वहाँ पे बना देना है। तो दूसरा है हमारा स्तंभ। स्तंभ के 4 हिस्से थे। सबसे नीचे होता है शाफ्ट, ये वाला हिस्सा, उसके ऊपर होता है कैपिटल, उल्टा कमल है ना, जो कैपिटल का हिस्सा होता है वो होता है उल्टा कमल की तरह। तीसरा है अबेकस, और चौथा है एनिमल, ये ऊपर में कुछ ना कुछ बना हुआ रहता था हमेशा, या तो हाथी बना हुआ रहेगा या शेर बना हुआ रहेगा, बुल बना हुआ रहेगा। ठीक है, अशोक के जो पिलर थे वो मोनोलिथिक थे, मतलब एकाश्मी पत्थर के, मतलब मान लीजिए कि एक पहाड़ है इस तरह का, और उस पहाड़ को काट काट के छाँट के बीच से ऐसे कर दिया गया, बना दिया गया। तो पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक जो था ना, वो अशोक का जो पिलर था वो पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर का बना हुआ था। ऐसा नहीं है कि 3-4 पत्थरों को जोड़ करके उसको बनाया गया हो, वो पूरा एक ही पत्थर का बना हुआ था। ठीक है, और वो किस पत्थर का बना हुआ था? वो पत्थर था चुनार सैंडस्टोन, चुनार के बलुआ पत्थरों का बना हुआ है। ठीक है, अशोक के जो पिलर हैं वो एकाश्मी है, मोनोलिथिक है, और चुनार बलुआ पत्थर से बने हैं। शाइनी, बहुत ही ज़्यादा चमकदार, हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, बहुत ही चमकदार पिलर्स होते थे। क्यों बनाए अशोक ने इतने सारे पिलर्स? हर जगह बहुत सारे स्तंभ बने हुए हैं। तो ये जो पिलर्स हैं इनका यूज़ था साइन ऑफ विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री के तौर पे इनको बनाया गया था, विजय का प्रतीक। ठीक है, कि जैसे जीत गए, किसी राज्य को जीत गए तो वहाँ एक पिलर बनवा दिए, या पिलर बनवा के उसमें लिखवा दिए कि इस राज्य को जीता गया है। ठीक है, ऑन बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर, सीमांकन के लिए, जैसे ये एम्पायर है तो एम्पायर के चारों साइड में पिलर्स बना दिए गए कि इतना जहाँ तक पिलर है वहाँ तक हमारा राज्य है, हमारा साम्राज्य है। और टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, धम्म के मैसेज को फैलाने के लिए। धर्म, अशोक जो है आपको पता है बुद्ध धर्म को अपना चुके थे, तो बुद्ध धर्म का जो भी मैसेज था कि हिंसा नहीं करना है, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, जानवरों को नहीं मारना है, तो इस तरह के मैसेजेस फैलाने के लिए पिलर्स पे लिख दिए जाते थे। तो इन सब यूजेस, ये सब जो है यूज़ था पिलर्स का। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लायन कैपिटल सारनाथ। सारनाथ का जो लायन कैपिटल है, जिसको हम लोग अपना प्रतीक चिन्ह भी मानते हैं, हमारा राजकीय चिन्ह भी है वो। और जो ये एबैकस वाला पार्ट होता था ना बीच में, उसी में अशोक चक्र भी बना हुआ है, 24 तीलियों वाला अशोक चक्र, और उसमें 4 और जानवर होते थे, हॉर्स, बुल, लायन और एलिफेंट। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन उसमें छोटे छोटे 4 जानवर और बने हुए हैं, हॉर्स, बुल, लायन और एलिफेंट। नेक्स्ट है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अशोक का जो पिलर था उसको कहा जाता है कि वो ईरान के पिलर से ही अशोक ने ऐसा सीखा था, कि ईरान का, जैसे अभी ऊपर हम लोग पढ़े कि ईरान का ही जो है अकमेनिड एम्पायर से महल भी देख के सीखा गया था, उसी तरह से पिलर पे भी ऐसा लगता है, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि पिलर जो है अशोक के पिलर ईरान के पिलर में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ईरान का जो पिलर है वो था अटैच विथ बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के साथ अटैच्ड रहता है। जैसे आपके घर में भी बहुत सारा पिलर होगा जो अटैच रहता होगा बिल्डिंग के साथ, है ना। तो ईरान के जो पिलर्स थे वो बिल्डिंग के साथ में अटैच्ड रहते थे, पर अशोक के जो पिलर थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो अटैच्ड नहीं थे कहीं से भी, ऐसे बस खड़ा पिलर दिखता है। दूसरा, ईरान के पिलर जो हैं वो
उन पे कोई एनिमल का फिगर या ह्यूमन का फिगर नहीं होता है, क्योंकि वो तो बिल्डिंग से अटैच्ड है। जैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग है तो आप देखे होंगे ढेर सारा पिलर ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, उस तरह का ईरान में मिलता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। अशोक के जितने पिलर हैं उनमें कोई ना कोई एनिमल फिगर ज़रूर है। और अशोक के पिलर मोनोलिथिक हैं, जो अभी हम लोग बात की, एकाश्मी पत्थर से बने हुए हैं। पर ईरान के जो पिलर हैं वो मोनोलिथिक नहीं हैं, वो कुछ बहुत सारे पत्थरों को जोड़ जोड़ के उनको जो है बनाया गया है, वो मोनोलिथिक नहीं है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोगों को लिखना है एग्ज़ाम में पिलर के बारे में। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं स्तूपा पे। नेक्स्ट है हमारा स्तूप, ठीक है। ओरिजिनली 9 स्तूपाज वेयर मेड विच कंटेन रेलिक्स ऑफ बुद्धा। ओरिजिनली 9 स्तूपा बनाए गए थे जिनमें बुद्धा के ही अवशेष रखे हुए हैं, ठीक है। रेलिक्स मतलब अवशेष। 9 स्तूपा बनाए गए थे, 8 में बुद्ध के जो जैसे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो हैं, और 9वां वाला में जो लोटा होता है अस्थि कलश वो है। जो स्तूपा होता था वो ब्रिक का बना होता था, ईंटा का और पत्थरों का। अशोक ने 84,000 स्तूपाज बनवाए थे, ठीक है। 84,000 स्तूप एक तरह से मतलब वो लोग का रिलीजियस साइट है, बौद्ध धर्म का, वो लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं। द स्कल्पचर ऑफ तोरण द्वार, देखिए तोरण द्वार क्या है, ये आपको फ़ोटो बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में। स्तूप का कितना पार्ट होता है, तो बीच में तो ये अंड हो गया, उसके ऊपर हर्मिका, उसके ऊपर छत्र, 3 छत्र होते हैं। प्रदक्षिणा करने के लिए भी बनाया जाता है प्रदक्षिणा पथ, और चारों साइड में 4 दरवाजे होते हैं, ठीक है, चारों तरफ। तो उन दरवाज़ों को कहते हैं तोरण द्वार। तोरण मीन्स सजा हुआ, ठीक है, सजा हुआ द्वार, तोरण द्वार। तो तोरण द्वार में बहुत सारा मूर्ति होता है। सजाया किससे गया है, मूर्ति बनाया गया है तोरण द्वार, पत्थर का दरवाज़ा है, द्वार है और उसमें मूर्ति सब है। तो तोरण द्वार की जो मूर्तियाँ हैं वो कैसी मूर्तियाँ हैं, तो वो मूर्तियाँ जो है ना वो जातक कहानियों को दर्शाती हैं। डिपिक्ट्स जातक टेल्स। जातक कहानी मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, ठीक है। बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कहानी कहते हैं। तो जातक टेल्स यानी जातक कहानी से संबंधित चित्र जो है वो चारों दरवाज़ों में बना हुआ है। ये जो दरवाज़ा है इसी को बोलते हैं तोरण द्वार, ठीक है। और ऊपर जो छत्र है, 3 छत्र, वो बुद्ध के 3 रत्न को दर्शाता है। बौद्ध धर्म का 3 रत्न है, बुद्धम धम्मम संघम। आप लोग सुने भी होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम धम्मम और संघम को दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्तूपा। इसका डायग्राम भी आप लोग अपना जो नोट्स बनाइएगा उसमें ज़रूर बना लीजिएगा। एग्ज़ाम में भी ये डायग्राम बहुत ही काम देगा। ये सभी डायग्राम आपको एग्ज़ाम में भी बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारा केव, ठीक है। अब हम लोग का दरबारी कला हो गया, अब हम लोग आ गए लोक कला में। लोक कला में जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केव यानी कि गुफा। तो गुफा उसी समय, गुफा जो वास्तुकला की शुरुआत थी वो मौर्यों के टाइम में ही मानी जाती है, कि गुफाओं को काट काट के रहने के लिए जो बनाया जाता था वो मौर्यों के टाइम में बनाया गया। तो कहाँ बनाया गया है, तो बिहार में ही है। बिहार में जहानाबाद के आसपास है बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी में है, तो इसलिए उसको बोलते हैं बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं। इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दिया गया था रहने के लिए, गुफा बना बना के। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोशाल, ठीक है। मखली गोशाल जी थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, उन्हीं को बना करके अशोक ने दिया था, ठीक है। ये गुफा कैसे होते हैं, तो ये गुफा का जो गेट बनाया गया है ये बहुत ही डेकोरेटेड होता है, सजा हुआ होता है। अंदर भी गुफा बहुत ही पॉलिश्ड होता है, कर्व होता है अंदर से भी। उसके जो छत होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड इनर वॉल एंड पॉलिश्ड इनर वॉल। इन गुफाओं का प्रयोग चैत्य और विहार के तौर पे, चैत्य माने पूजा पाठ, विहार माने रहना, दोनों के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और बराबर की गुफा में ही एक, बराबर पहाड़ी में एक लोमश ऋषि गुफा है, ठीक है। लोमश ऋषि की गुफा जहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस, मतलब कि अशोक के बारे में बहुत सारा चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका गुफा के बारे में कि गुफा कैसा होता था, और ये गुफा का चित्र हो गया। नेक्स्ट है पॉटरी। पॉटरी मतलब मृद भांड, बर्तन। बर्तन कैसे होते थे, तो बर्तन याद रखना है आपको, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है।
नॉर्दर्न माने उत्तरी, तो मौर्य शासन कहाँ था? बिहार में। बिहार कहाँ है? उत्तर साइड में है। ठीक है, तो नॉर्दर्न ब्लैक काला बर्तन बनाया जाता था, पॉलिश्ड हाईली पॉलिश्ड चमकदार बर्तन। ठीक है, एकदम पॉलिश चमकदार बर्तन बनाया जाता था काले रंग का, और इनका प्रयोग लग्जरी के तौर पे भी किया जाता था, विलासिता की वस्तुओं के रूप में इन बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है स्कल्पचर यानी कि मूर्ति। तो मूर्तियाँ मुख्य रूप से यक्ष और यक्षिणी की मिली हैं। जैसे एग्जाम्पल है दीदारगंज यक्षिणी। अगर आप पटना जाते हैं तो वहाँ म्यूज़ियम है, पटना म्यूज़ियम नया वाला, वहाँ पे आपको दीदारगंज यक्षिणी देखने को मिलेगी। उस समय जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड, अभी भी वो जो मूर्ति है वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड है एकदम। ठीक है, हाईली पॉलिश्ड वो मूर्तियाँ होती थी, सैंड स्टोन की बनी हुई, यानी कि बलुआ पत्थर का बना हुआ मूर्ति जो है होता था। और एक उड़ीसा में पाया गया है जो एलिफेंट का है, उसको धौली एलिफेंट बोलते हैं, क्योंकि वो जगह जो है उड़ीसा का वो धौली है, वहाँ पे एक हाथी का मूर्ति मिला है। ठीक है, तो यहीं तक मेन है जो आप लिखते हैं। अगर एक्स्ट्रा पूछा जाता है कि लिटरेचर वगैरह में क्या चल रहा था, तो लिटरेचर तो उस समय कौटिल्य थे, आपको पता होगा चाणक्य, उन्हीं को कौटिल्य भी बोलते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। दूसरा मेगास्थनी जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिन्होंने महल के बारे में कहा था, उन्होंने इंडिका किताब लिखी थी। और जैन गुरु थे भद्रबाहु, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु, उन्होंने भी कुछ किताब लिखी थी, कल्पसूत्र, भद्रबाहु संहिता और वसुदेव चरित। ठीक है, कल्पसूत्र पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, तो ये आप लिटरेचर में बता सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया मौर्यन कला और वास्तुकला। एग्ज़ाम में जब ये पूछा जाता है तो आपको लिखना है इतना ही चीज़। इसी में कुछ बढ़ा चढ़ा के अगर बौद्ध धर्म के बारे में इससे संबंधित पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाया, तो आप लिख सकते हैं कि स्तूपा बनाया, जातक टेल्स, जातक से संबंधित कहानियाँ थी, बौद्ध भिक्षु भी रहते थे, उन जो गुफाएं बनाई गई। ठीक है, पिलर्स पे बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, बौद्ध धर्म के मैसेजेस को फैलाने के लिए लिखा गया। इस तरह से क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा वैसा उसको घुमा फिरा के आंसर लिखना है। ठीक है, लेकिन अभी नोट्स के तौर पे आपको सिर्फ 1 पेज का नोट्स बनाना है, जो आपका ये मौर्य कला का हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लास हम लोग करेंगे उसमें हम लोग आगे पटना कला, पाल कला, इसी तरह से हम लोग आगे लिखेंगे। और अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, आराम से पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।